सन 2552 जब इंसान सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं रहा बल्कि कई अलग अलग ग्रहों पर बस चुका है और इन सभी ग्रहों के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करती है एक पावरफुल सरकार यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशंस स्पेस कमांड। यूएनएससी के पास काफी आधुनिक हथियारों वाली आर्मी थी और उनकी सबसे बड़ी ताकत थी स्पार्टन्स। ये ऐसे बेरहम सोल्जर होते हैं जिनका एक आदमी ही 100 से ज्यादा लोगों के बराबर होता है। इसी वजह से ज्यादातर लोग तो डर के मारे यूएनएससी की बात मानते थे। लेकिन कुछ समय पहले मेडिकल नाम के ग्रह पर रहने वाले लोगों ने यूएनएससी के खिलाफ बगावत कर दी थी, क्योंकि यूएनएससी उनके ग्रह से ट्रिडियम नाम का एक फ्यूल निकालकर अपने फायदे के लिए यूज करती थी और जब भी कोई इसका विद्रोह करता तो या तो उसे मार दिया जाता या तो फोर्सफुली उसे दबा दिया जाता। इसी वजह से मेडिकल के लोगों का यूएनएससी पे से भरोसा उठ चुका था और इस बगावत की वजह से उन्हें ये डर भी था कि कहीं यूएनएससी वाले स्पार्टन्स को भेजकर उन्हें खत्म न करवा दें। इसीलिए फिलहाल के लिए मेडिकल के लोग अपने लीडर के साथ एक आइसोलेटेड कैंप में छुप कर रहा करते थे और वहाँ पर उन लोगों ने यूएनएससी से लड़ाई करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। खैर इसी बीच एक दिन लीडर की बेटी क्वान थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए अपने दोस्तों के साथ बेस से बाहर चली जाती है। शुरू में सब नॉर्मल लग रहा था, सब लोग मजे कर रहे थे, लेकिन अचानक उनकी खुशी दहशत में बदल जाती है क्योंकि आसमान में बहुत ही विशाल का स्पेसशिप मंडरा रहा था जिसकी आवाज किसी भयानक जानवर की दहाड़ जैसी थी। उसको देखकर क्वान को लगता है कि स्पार्टन्स उनके ऊपर हमला करने के लिए आ गए हैं, इसीलिए वो तुरंत ही सबको वहाँ पर से भागने के लिए कहती है। लेकिन अब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि कुछ ही पलों में लेजर वाली गोलियां चलती हैं और एक एक करके क्वान के सभी साथियों के उसके सामने चीथड़े उड़ जाते हैं। क्वान भी तब डर के मारे इधर उधर भागने लगती है और एक जगह छुपकर जल्दी से एक प्लेयर को जलाकर कैंप को खतरे के बारे में सिग्नल भेज देती है, जिस सिग्नल को देखते ही क्वेन के पिता अपने साथियों के साथ स्पार्टन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें भी यही लग रहा था कि स्पार्टन्स उनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन तभी क्वेन डरी सहमी हालत में वापस आकर जो बताती है उससे सब कुछ बदलने वाला होता है। वो कहती है कि हमला स्पार्टन्स ने नहीं बल्कि किसी और ने किया है। ऐसे दरिंदे जो इंसान नहीं बल्कि एलियंस थे और उनके बारे में आज तक सिर्फ किस्से कहानियों में सुना गया था। लेकिन क्वेन के पिता को इस बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शॉक की वजह से क्वेन से स्पार्टन्स को पहचानने में गलती हो गई है। इसीलिए फिलहाल के लिए वो क्वेन को बाकी सारे बच्चों के साथ सेफ बंकर के अंदर जाने के लिए बोलते हैं और खुद उन अनजान दुश्मनों को स्पार्टन समझकर उनका सामना करने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने के बाद उनकी आंखें जो देखती हैं वो देखकर उनकी फट के 4 से 64 हो जाती है। कई सारे राक्षसनुमा एलियंस अपने हाथों में हथियार लेकर उनकी तरफ सीधे बढ़े चले आ रहे थे और उनके सामने आने वाली हर एक चीज को बेरहमी से तबाह कर रहे थे। तब क्वेन के पिता भी अपने साथियों के साथ एलियंस के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर उनके किसी भी हथियार का एलियंस के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था और वो बेरहम एलियन एक एक करके क्वेन के पिता के सभी साथियों को मौत के घाट उतारे जा रहे थे। इसी बीच क्वेन के पिता का पैर भी एक गाड़ी के नीचे फंस जाता है, जो चीज बंकर के अंदर से क्वेन देखकर अपने पिता की मदद करने के लिए तुरंत ही बाहर आ जाती है, मगर यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाहर निकलने की वजह से एक एलियन को उस बंकर की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और वो क्वेन के निकलते ही बंकर के गेट को खोलकर अंदर मौजूद सभी बच्चों को मौत के घाट उतार देता है। इसी बीच वहाँ पर स्पार्टन्स का स्पेसशिप भी पहुंच जाता है, जिसमें से सबसे पहले स्पार्टन्स का लीडर जॉन नीचे आ गया था और उन्हें देखने के बाद क्वेन के पिता को लग रहा था कि अब उन्हें एक साथ दो दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगले ही पल क्वेन के पिता ये चीज देखकर एकदम दंग रह जाते हैं कि स्पार्टन्स वहाँ पर मेडिकल के लोगों को नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि उनकी मदद करने के लिए आए थे। जॉन और उसके साथी एक एक करके एलियंस को जान से मारना शुरू कर देते हैं, जिस दौरान जॉन के आधुनिक हथियारों की वजह से वो एलियंस को बहुत ही बुरी तरह से जान से मार रहा था और एक एक करके उसने लगभग सभी एलियंस को खत्म कर दिया होता है। पर इसी बीच एक एलियन क्वेन के पिता को वापस से पकड़कर उसे क्वेन के सामने ही मौत के घाट उतार देता है, जिसके बाद वो क्वेन को मारने के लिए उसकी तरफ भी बढ़ने लग गया था, मगर उसके क्वेन के पास पहुंचने से पहले ही बीच में जॉन पहुंचकर उस एलियन को मौत के घाट उतार देता है, जिससे क्वेन की जान बच जाती है और वो अपने पिता और अपने बाकी सारे साथियों की मौत पर फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। लेकिन जॉन और उसके साथी फिलहाल के लिए क्वेन के ऊपर ज्यादा ध्यान न देकर वहाँ पर से एलियन के स्पेसशिप को छानने के लिए निकल जाते हैं, जिसकी छानबीन करने के बाद जॉन और उसके साथियों को पता चलता है कि एलियंस मेट्रिकल प्लेनेट पर कुछ बहुत ही जरूरी चीज को लेने के लिए आए थे, जो चीज उन्हें गुफा के अंदर खुदाई करके मिलने वाली थी। इसीलिए जॉन अब तुरंत ही अपने साथियों के साथ उस गुफा के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर एलियन टेक्नोलॉजी से बना हुआ एक की स्टोन रखा हुआ था, जिसे देखकर जॉन जैसे ही उसे हाथ लगाता है वैसे ही की स्टोन के एक्टिवेट हो जाने की वजह से जॉन को कुछ विजन्स आने लग जाते हैं, जिसमें वो किसी और प्लेनेट पर एक बच्चे को अपने परिवार के साथ हंसते खेलते हुए देख पा रहा था। तभी जॉन का साथी उसको पकड़कर पीछे खींचता है, जिससे जॉन को अब वो विजन्स आना बंद हो जाते हैं। अब वैसे उन सभी एलियंस में से एक एलियन अभी भी जिंदा बचा हुआ था, जो जैसे ही जॉन के की स्टोन को छूने से उसे एक्टिवेट होते हुए देखता है वैसे ही वो डर के मारे अदृश्य होकर वहाँ पर से भाग जाता है। उस दौरान गुफा से बाहर निकलते ही उसकी टक्कर क्वेन से हो जाती है, जो स्पार्टन्स का पीछा करते हुए उस गुफा तक पहुंच गई थी और अभी क्वेन तो एलियन से टकराकर नीचे गिर के बेहोश हो जाती है, जबकि वो एलियन तुरंत ही अपने एक स्पेस पोर्ट में बैठकर मेडिकल ग्रह से 9-11 हो जाता है। आगे जब जॉन और उसके साथियों के गुफा से बाहर आने पर उनकी नजर क्वेन के ऊपर पड़ती है, तो जॉन तो क्वेन को बचाने के लिए उसे अपने साथ लेकर अपने हेडक्वार्टर की तरफ निकल जाता है और अपने साथियों को दूसरी स्पेसशिप की मदद से पीछे पीछे की स्टोन लाने के लिए कहता है। अब ऐसे यूएनएससी का मेन हेडक्वार्टर रीच प्लेनेट पर था, जहाँ पर से स्पार्टन्स जैसे सुपर सोल्जर को बनाने वाली
डॉक्टर हेस्ली सारी चीजों को देख रही होती है कि तभी अचानक उसके पास यूएनएससी के टॉप लेवल लीडर मार्गरेट पहुंचकर उसे बताती है कि मैड्रिगल प्लेनेट के रेबेलियन बेस पर मौजूद ज्यादातर लोग जान से मारे गए हैं और उसमें से जॉन सिर्फ क्वेन की जान को बचा पाया है। ये चीज कहीं न कहीं स्पार्टन्स के लिए एलियन की तरफ से एक हार थी और उसी वजह से मीडिया वाले इस बात का बतंगड़ बनाते हुए यूएनएससी डिपार्टमेंट की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर रहे थे। अब यूएनएससी के लोगों के मन में इमेज सही करने का सिर्फ एक ही तरीका था कि क्वेन मीडिया में स्पार्टन्स की बहुत ज्यादा बढ़ाई करे और यही बोले कि स्पार्टन्स के बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वो उसके बाकी सारे साथियों को नहीं बचा पाए। ऐसा करने के लिए क्वेन को मनाने की जिम्मेदारी मार्गरेट ने हेस्ली की बेटी मेरेंडा को दी थी, जो खुद भी बिल्कुल अपनी माँ हेस्ली की तरह ही यूएनएससी की एक बहुत ही काबिल वैज्ञानिक थी। अब ये सारी बातें बताने के बाद मार्गरेट वहाँ पर से चली जाती है और हेस्ली अपने एक न्यू एक्सपेरिमेंट क्लोन को देखने लगती है, जिसे मार्गरेट ने किसी बहुत ही खास रीजन की वजह से बिल्कुल अपने जैसा बनाया था। खैर इधर अंतरिक्ष में किसी अनजान जगह पर मौजूद एलियन बेस के अंदर सबसे बूढ़ा एलियन मैगी नाम की एक लड़की से मिलता है, जो लड़की बचपन से ही उनके साथ रहा करती थी और उसके भी कीस्टोन को टच करने से कीस्टोन एक्टिवेट हो जाया करते थे। अभी वो एलियन का लीडर मैगी को जॉन के बारे में बता रहा होता है, जिसके बारे में जानने के बाद मैगी खुद भी काफी ज्यादा हैरान होती है और अभी के लिए उस एलियन के सरदार को ये बात समझ में नहीं आ रही होती कि आखिरकार वो लोग उस कीस्टोन के दूसरे वाले हिस्से को हासिल कैसे करेंगे, जिसे जॉन के साथ ही अपने साथ यूएनएससी के बेस पर लेकर चले गए थे। दूसरी तरफ जॉन का शिप अभी भी धीरे धीरे रीच प्लेनेट की तरफ ही जा रहा था, जिस दौरान क्वान को एक सेल के अंदर रखा गया होता है और तभी वहाँ पर मेरेंडा का होलोग्राम आकर उसको बताता है कि ऐसे ही बहुत सारे एलियन अटैक और भी काफी सारे प्लेनेट पर हो चुके हैं और अब अगर मेरेंडा को आगे अपने प्लेनेट को एलियन से बचाना है तो उसे यूएनएससी की साइड लेकर मीडिया में एक इंटरव्यू देना पड़ेगा। इस बात को सुनने के बाद क्वान बहुत ज्यादा गुस्से में आती हुई रिप्लाई करती है कि यूएनएससी को उसके प्लेनेट के ऊपर माइनिंग पूरी तरह से बंद करनी पड़ेगी और साथ ही उन्हें एलियन से भी बचाना पड़ेगा और अगर यूएनएससी वाले ऐसा नहीं करते तो वो मीडिया इंटरव्यू में यूएनएससी के खिलाफ ही बोलेगी और उनके ऊपर झूठा इल्जाम भी लगाएगी कि उन्होंने ही उसके प्लेनेट के ऊपर हमला करके उसके साथियों को जान से मारा है और वो उसको भी किडनैप करके अपने साथ लेकर आ गए हैं। ये बात सुनने के बाद मेरेंडा बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि ऐसा होने से बाकी प्लेनेट वालों का भी यूएनएससी से विश्वास उठ सकता था और विश्वास उठते ही वो लोग भी अपनी आजादी की मांग करने लग जाते। फिर भी थोड़ी देर बाद रीच प्लेनेट पर पहुंचकर जॉन जब हेस्ली से बातें करता है तो वो उसे अपने विजन्स के बारे में बताता है, जिसके बारे में सुनने के बाद हेस्ली काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि असल में वो यादें जॉन के बचपन की ही थी और उसे एक बेरहम सोल्जर बनाने के लिए हेस्ली ने उसकी यादों को मिटा दिया था और ताकि आगे चलकर जॉन को सभी चीजें याद ना आ जाएं, इसीलिए हेस्ली उसको आगे से कीस्टोन से दूर रहने के लिए कहती है। इस पर जॉन भी मानकर वहाँ पर से चला जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद मिरांडा को अपने पिता से बात करके पता चलता है कि यूएनएससी ने क्वेन की उनको ब्लैकमेल करने की वजह से उसको मारने के ऑर्डर निकाल दिए हैं। ये बात सुनने के बाद मिरांडा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि क्वेन तो असल में एक बच्ची थी और वो तो बस अपनी और अपने प्लेनेट की भलाई चाहती थी, लेकिन जेकब के हिसाब से वो लोग इस मैटर के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसीलिए फिलहाल के लिए मिरांडा भी शांत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो जॉन के स्पेसशिप में जॉन से क्वेन को जान से मारने के लिए बोला जाता है, तो एक बार को तो जॉन क्वेन को मारने के लिए चला गया था, मगर कहीं न कहीं उसे भी ये बात पता थी कि यूएनएससी वाले क्वेन के साथ बहुत ज्यादा बुरा कर रहे हैं। इसी वजह से वो क्वेन को मारने की जगह अपनी स्पेसशिप के सारे सीसीटीवी कैमरास को ही बंद कर देता है, जिससे हेस्ली को भी ये बात समझने में देर नहीं लगती कि जॉन अब क्वेन की मदद करने वाला है। पर क्योंकि फिलहाल के लिए वो कीस्टोन जॉन वाली स्पेसशिप में ही रखा हुआ था, इसीलिए हेस्ली थोड़ा सा दिमाग चलाते हुए जॉन को बहुत ही प्यार से वापस आने के लिए कहती है, जिस पर जॉन मान भी गया था। पर क्योंकि रीच प्लेनेट पर वापस से पहुंचने के बाद क्वेन के साथ कुछ भी हो सकता था, इसीलिए जॉन उसके सेल में उसको सब कुछ बताने के लिए जाता है, जिस दौरान क्वान ने उससे डरकर उसके ऊपर बंदूक तान दी थी। पर फिलहाल के लिए अपनी बातों पर यकीन दिलाने के लिए जॉन उसके सामने अपने फेस को रिवील कर देता है और उससे थोड़ा संभल कर रहने के लिए कहता है। पर अभी इसके थोड़ी देर बाद जॉन के स्पेसशिप के यूएनएससी के बेस पर पहुंचते ही वहां पर मौजूद सोल्जर उसके स्पेसशिप पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे जॉन का स्पेसशिप बुरी तरह से क्रैश हो गया था और जॉन को ये बात पता थी कि अब क्वेन के साथ साथ उसको भी सजा मिलेगी, जिससे बचने का उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है। तब काफी देर सोचने के बाद वो अपने पास मौजूद कीस्टोन को एक बार वापस से छूता है, जिसके एक्टिवेट होते ही उसमें से एक बहुत ही खतरनाक बीम निकलकर सभी सोल्जर को उठाकर दूर फेंक देती है और न जाने कैसे पर जॉन का स्पेसशिप भी पूरी तरह से सही हो जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर जॉन तुरंत ही अपने स्पेसशिप को रीच प्लेनेट से लेकर निकल गया था, जिसके बाद वो सीधा रबल नाम के गुंडे मवालियों वाले प्लेनेट पर पहुंच जाता है। अब गुंडे मवालियों वाले प्लेनेट पर अचानक से स्पार्टन्स के लीडर के आ जाने की वजह से वो लोग उनके ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं, जिस दौरान सोरेन नाम का एक बंदा वहाँ पर पहुंचकर उन सभी लोगों को ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि जॉन सोरेन का बहुत अच्छा दोस्त था और एक टाइम पर जॉन ने सोरेन की यूएनएससी के बेस से भी भागने में मदद करी थी। दरअसल आज से 22 साल पहले उन लोगों को स्पार्टन्स बनाने के लिए उन लोगों की खतरनाक ट्रेनिंग चल रही थी, जिस दौरान ट्रेनिंग में सोरेन का हाथ खराब हो जाने की वजह से उसे डॉक्टर हेस्ली के बारे में काफी सारी चीजें पता चलती हैं और कहीं ना कहीं उसे ये बात भी समझ में आ जाती है कि इस ट्रेनिंग के नाम पर यूएनएससी वाले उन्हें किलिंग मशीन बनाकर बाद में बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसी वजह से रात में सभी लोगों के सोने के बाद सोरेन उस जगह पर से निकलने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन उस समय पर जॉन की नजर उसके ऊपर पड़ जाने की वजह से जॉन उसके पास आकर उसको गन पॉइंट पर ले लेता है। पर जैसा कि सोरेन तो किसी भी हालत में उस जगह पर नहीं रुकना चाहता था,
इसी वजह से वो जॉन को अपने मन की पूरी बात बताता है और उसके दिल का पूरा हाल जानने के बाद जॉन भी अपनी बंदूक खराब होने का दिखावा करते हुए उसे वहाँ पर से जाने देता है। उसके बाद से ही सोरेन डबल प्लेनेट पर जाकर बस गया था और उसी वजह से वो प्रेजेंट टाइम में जॉन और क्वान की मदद करने के बाद उन्हें अपने साथ अपने घर में लेकर जाने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ वेस्ली अब खुद भी किसी भी हालत में जॉन और उस कीस्टोन को हासिल करना चाहती थी, इसीलिए जॉन को जिंदा रखवाने के लिए वो सभी लोगों से झूठ बोलती है कि उस कीस्टोन को छूने की वजह से जॉन के दिमाग के साथ पक्का कुछ न कुछ हुआ है और क्वाना की मदद भी उसने उसी चीज के बहकावे में आकर करी है। ये बात सुनने के बाद मेजर बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि ऐसे में बाकी सारे स्पार्टन्स भी धीरे धीरे उनकी बात मानना बंद कर सकते थे, जो उनकी आर्मी के लिए बहुत ज्यादा बुरी बात होती। लेकिन हेस्ली के पास इस सबसे बचने का भी एक तरीका होता है, क्योंकि अब तक उसने कॉर्टोना नाम के एक AI का आविष्कार कर लिया था, जिसका इस्तेमाल स्पार्टन्स के ऊपर करने से स्पार्टन्स बिल्कुल किसी रोबोट की तरह बिहेव करते और उनके अंदर से उनकी चेतना या फिर कहीं तो उनके खुद से सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाती। लेकिन किसी भी इंसान के ऊपर ऐसे एक्सपेरिमेंट करना पूरी तरह से इलीगल था, इसीलिए मेजर भी अभी UNSC के राज को बचाने के लिए रात के समय में एक मीटिंग करके हेस्ली को सबके सामने इस चीज की परमिशन भी दे देता है। दूसरी तरफ अपने घर ले जाते हुए सोरेन जॉन और क्वान को बताता है कि UNSC वालों ने अब मेडिकल प्लेनेट का सरदार विंसेंट नाम के एक दूसरे आदमी को बना दिया है, जो UNSC के हिसाब से चल रहा है और इसका मतलब कि क्वान के लोग मुसीबत में हैं। इस बारे में जानकर क्वान को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, पर फिलहाल के लिए वो कुछ भी न बोलकर सोरेन और जॉन के साथ सोरेन के घर पर पहुंच जाती है। वहाँ पर सोरेन उन्हें अपनी बीवी और अपने बेटे से मिलवाता है, जिसके बाद जॉन उसे कीस्टोन के बारे में बताने लग गया था कि कैसे कीस्टोन को छूते के साथ ही जॉन के दिमाग में अजीबोगरीब से विजन्स आने लग गए थे। अब वैसे तो सोरेन को कीस्टोन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, पर फिलहाल के लिए वो जॉन को अपने साथ रीड नाम के एक पागल आदमी के पास लेकर जाता है, जिससे कीस्टोन के बारे में पूछने पर रीड उनको बताता है कि असल में पूरे ब्रह्मांड के अंदर 2 कीस्टोन मौजूद हैं और वो एलियन सिविलाइजेशन किसी तरह से उन दोनों कीस्टोन को हासिल करके एक दूसरे ब्रह्मांड का रास्ता खोलना चाहती है, जहाँ पर उनके हिसाब से तो उनके देवता रहते हैं, पर असल में वहाँ पर क्या था इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन इस कीस्टोन के अंदर इतनी ज्यादा ताकत थी कि ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। कीस्टोन एक्टिवेट भी बस कुछ खास लोगों की वजह से हुआ करता था और किस्मत से जॉन भी ऐसे ही लोगों में से एक था। ये सारी चीजें बताने के बाद जबरदस्ती जॉन के हाथ में वापस से वो कीस्टोन दे देता है, जिसको जॉन के टच करते ही वो एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाता है और उसमें से निकली हुई एनर्जी वेव की वजह से आसपास मौजूद सभी लोगों के कानों में दर्द होने लग जाता है। ये चीज देखने के बाद जॉन के दिमाग में उस कीस्टोन और उन विजन को लेकर बहुत सारी चीजें चल रही थी, जिसका जवाब उसे सिर्फ हेस्ली के पास मिल सकता था। इसी वजह से वो सोरेन से क्वान का हर एक परिस्थिति में ध्यान रखने का वादा लेता है और खुद उस कीस्टोन को उठाकर अपने सवालों के जवाब पाने के लिए रीच प्लेनेट पर हेस्ली की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद जैसे ही उसका स्पेसशिप UNSC के हेडक्वार्टर के पास लैंड करता है, वैसे ही हेस्ली के कहने पर काफी सारे सोल्जर उसको पकड़कर सीधा जेल में डाल देते हैं और हेस्ली कीस्टोन को अपने लैब में ले जाकर उसको देखते हुए बहुत ज्यादा खुश होने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ एलियन बेस पर मैकी एलियन से बातें करते हुए उनसे खुद उस कीस्टोन को लाने का वादा करती है, क्योंकि इंसान होने की वजह से उसके ऊपर किसी को शक भी नहीं होने वाला था और इसी बात का फायदा उठाकर वो रीच ग्रह से उस कीस्टोन को लेकर आ सकती थी। तब एलियंस के तीनों लीडर उसको ऐसा करने की परमिशन दे देते हैं और मैकी अपना प्लान तैयार करने में लग जाती है। इधर डबल प्लेनेट पर क्वान टीवी में चल रही न्यूज में विंसर को उसके पिता के सपोर्टर्स को जान से मारते हुए देखती है, जिसे देखने के बाद उसका खून खौल उठता है और वो खुद अपने प्लेनेट पर जाकर वहाँ पर सब कुछ सही करने का फैसला करती है। लेकिन जब वो सोरेन से उसे मेडिकल प्लेनेट पर लेकर जाने के लिए कहती है, तो सोरेन उसे जॉन को किए गए वादे की वजह से पूरी तरह से इनकार कर देता है, क्योंकि उसने जॉन से क्वान का पूरी तरह ध्यान रखने का वादा करा था, जो कि क्वान के मेडिकल प्लेनेट पर कदम रखते ही उससे विंसर और UNSC से बहुत बड़ा खतरा था। वहीं दूसरी तरफ रीच प्लेनेट पर कीस्टोन को देखने के बाद हेस्ली जॉन से मिलने के लिए उसके सेल में जाती है, जहां पर जॉन उससे कीस्टोन के बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें जानने की कोशिश करने लग गया था और हेस्ली अब उसको बिना बताए उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे कीस्टोन के बारे में बताने के लिए मान भी गई थी। तो जॉन को सेल से निकालने से पहले हेस्ली अपने क्लोन के पास जाकर उससे थोड़ी देर बातें करती है और थोड़ी देर बाद उसकी आंखों के अंदर एक पतली सी सुई डालकर उसके दिमाग का छोटा सा हिस्सा निकालते हुए उसे पूरी तरह से खत्म कर देती है। बाद में उसी हिस्से को हेस्ली ने जॉन के दिमाग में डाल दिया था और उससे कहा था कि ये कॉर्टाना है जो तुम्हारी मदद करेगी, तुम्हारे दिमाग को इनहेंस करेगी और तुम्हें एक बेटर सोल्जर बनाएगी। जबकि सच्चाई तो ये थी कि हेस्ली शुरुआत से ही एक परफेक्ट सोल्जर बनाना चाहती थी, जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं बल्कि कम्प्लीटली कंट्रोलेबल भी हो। आगे कॉर्टाना के दिमाग के हिस्से को जॉन के दिमाग में डालने के बाद जब जॉन बेहोश होता है तो हेस्ली कॉर्टाना का नाम लेकर उसके वर्चुअल रूप को अपने सामने बुलाती है, जो अब से हमेशा जॉन के साथ ही रहने वाला था। पर फिलहाल के लिए हेस्ली की ही सेट करी गई लिमिट की वजह से कॉर्टाना जॉन के दिमाग का 10% से ज्यादा हिस्सा कंट्रोल नहीं कर सकती थी। खैर अभी अपने एक्सपेरिमेंट को सफल होता हुआ देखकर हेस्ली बहुत ज्यादा खुश होते हुए जॉन के होश में आने का इंतजार करने लग जाती है। इधर डबल प्लेनेट पर अभी भी क्वान सोरेन को मनाने में लगी हुई थी ताकि सोरेन उसे अपने स्पेसशिप में बिठाकर उसके प्लेनेट मेडिकल पर ले जाए, जहां पर जाने के बाद क्वान अपने पिता के बचे हुए जिंदा साथियों को एक बार वापस से इकट्ठा करके UNSC के खिलाफ जंग का ऐलान करना चाहती थी। अब वैसे तो अभी भी सोरेन बार बार ऐसा करने के लिए मना कर रहा था, पर बाद में जब क्वान उसे बहुत सारे पैसों का लालच देती है तो मजबूरन सोरेन उसकी बात को मान ही जाता है।
तो दोस्तों सोरेन ने जॉन से इतना बड़ा वादा किया था, पर थोड़े से पैसे की चमक ने उसे सब कुछ भुला दिया। आखिर में उसका लालच उसके फर्ज पर भारी पड़ गया। और सच तो ये है कि हम सब के अंदर कोई ना कोई ऐसी बुरी आदत या लालच होता ही है जो हमें सही रास्ते से भटका देता है। अब चाहे वो सोरेन का पैसे का लालच हो या हमारे फोन की लत, फोकस ना कर पाना या डिसिप्लिन की कमी, ये छोटी छोटी बुरी आदतें ही हमारी ग्रोथ रोक देती हैं। और अगर आप लोग सच में अपने जीवन में डिसिप्लिन लाना चाहते हो तो हमारा आज का स्पॉन्सर आपके इस चीज में बहुत मदद कर सकता है। इस वीडियो को स्पॉन्सर करा है बेटर हैबिट्स टीम ने, जिनका 14 दिनों का हैबिट रीसेट सिस्टम आपके लिए ही बना है। ये प्रोग्राम इंसानी दिमाग की साइकोलॉजी पर काम करता है, इसीलिए इसका सिस्टम आपको आम वीडियोस में नहीं मिलेगा। ये न सिर्फ बुरी आदतों को जड़ से खत्म करता है, बल्कि डिसिप्लिन को आपके रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा ऑटोमेटिक बना देता है। इसका लिंक आपको पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार इसको चेक जरूर करना। अब चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। इसी बीच यूएनएससी की एक स्पेसशिप जब अंतरिक्ष में पेट्रोलिंग कर रही होती है, तभी उससे थोड़ा सा दूर एक अनजान स्पेसशिप पहुंचकर वहीं पर रुक जाती है, जिसे देखने के बाद यूएनएससी का जब एक ऑफिसर उस दूसरी वाली स्पेसशिप से कांटेक्ट करता है, तो दूसरी तरफ से मैकी ड्रामा करते हुए उससे बोलती है कि उसे मदद की जरूरत है, क्योंकि बीच रास्ते में उनके स्पेसशिप को एलियंस ने रुकवा कर उसके मम्मी पापा को जान से मार दिया और वो अपनी जान बचाकर बहुत मुश्किल से भाग पाई है। तब मैकी की इन चिकनी चुपड़ी बातों में फंसकर ऑफिसर उसको फाइनली अपने स्पेसशिप में आने की परमिशन दे देता है, लेकिन अंदर आते ही मैकी अपने साथ लाए कुछ अजीब से एलियन क्रीचर्स को ऑफिसर्स और उसके साथियों के ऊपर छोड़ देती है, जिन्होंने पल भर के अंदर अंदर ऑफिसर्स के सभी साथियों का काम तमाम कर दिया था। और मैकी फिलहाल के लिए ऑफिसर को बुरी तरह से टॉर्चर करके उससे रीच प्लेनेट की एग्जैक्ट लोकेशन जानना चाहती थी, लेकिन ऑफिसर उसे इस बारे में कुछ भी बताने से साफ मना कर देता है, जिससे गुस्से में आकर मैकी ऑफिसर को जान से मारने के बाद कीस्टोन तक पहुंचने का दूसरा रास्ता सोचने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ रीच प्लेनेट पर जॉन के होश में आने के बाद हेस्ली उसे कॉर्टेना से मिलवाती है, जिसे देखने के बाद वैसे तो जॉन काफी ज्यादा बंधा हुआ फील कर रहा था, पर फिलहाल के लिए वो इन सारी चीजों के बारे में ना सोचकर हेस्ली की बात को मानता है और हेस्ली की कुछ रीडिंग मशीन्स को अपनी बॉडी पर लगाकर उस कीस्टोन को वापस से छूने के लिए चला जाता है। इस बार भी जॉन के छूते ही वो कीस्टोन एक बार वापस से एक्टिवेट हो गया था और जॉन को वापस से उसी बच्चे के विजन्स आने लगे थे, जो अपने पापा और अपने कुत्ते के पास बैठकर एक दूसरे बड़े से कीस्टोन का स्केच बना रहा था। तभी अचानक जॉन की हार्ट बीट्स काफी तेजी से शुरू हो जाती हैं, जो देखकर हेस्ली उसे कीस्टोन पर से हाथ को हटाने के लिए बोलती है और फिलहाल के लिए जॉन वहां पर से सीधा अपने कमरे में चला जाता है। वहां पर बैठकर जॉन यूएनएससी के एक डिवाइस के बारे में सोच रहा था, जिसके बारे में सोरेन ने उसे बताया था कि वो डिवाइस स्पार्टन्स के हर एक सोल्जर के अंदर लगा हुआ है, जिसकी वजह से स्पार्टन्स को इमोशन कभी भी फील नहीं होते। इसी वजह से जॉन के हिसाब से उसको भी कीस्टोन को छूने पर काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, जिसके बारे में ये सोचकर वो एक ब्लेड को लेकर बाथरूम में जाता है ताकि उस डिवाइस को निकाला जा सके। इस दौरान कॉर्टाना को इस बारे में पता लगने की वजह से उसने हेस्ली को भी इस बारे में बता दिया था, जिस बारे में सुनने के बाद हेस्ली जॉन का भरोसा कॉर्टाना के ऊपर बढ़ाने के लिए कॉर्टाना को उसकी मदद करने के लिए बोलती है और फिर कॉर्टाना जॉन के पास जाकर उसे बताती है कि उसे उस डिवाइस को निकालने के लिए अपनी स्पाइन के बस थोड़ा सा ऊपर कट लगाना पड़ेगा। और अभी जॉन के ऐसा करते ही वो डिवाइस उसके शरीर से बाहर आ जाता है। तो जॉन को ऐसा करते हुए उसकी एक साथी काय ने भी देख लिया था, जो ये सब देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान थी। अभी उस डिवाइस के निकलने के बाद जॉन जब शहर में घूमने के लिए बाहर निकलता है, तो अब उसे छोटे छोटे इमोशंस भी फील होने की वजह से काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, जिस दौरान एक मरे हुए कुत्ते को देखकर उसे बहुत ज्यादा बुरा भी लगता है। इमोशंस को फील करने के बाद वो तुरंत ही उस कीस्टोन के पास वापस जाकर उसे एक बार फिर से टच करता है, जिससे वापस से उसे उस बच्चे के कीस्टोन को ड्राइंग बनाते हुए विजन्स आते हैं। और उन विजन्स को इस बार अच्छे से देखकर जॉन को पता चलता है कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। मतलब कि वो कीस्टोन जॉन को उसके ही बचपन के विजन्स दिखा रहा था और कहीं ना कहीं जॉन को उस कीस्टोन से बचपन से कुछ लेना देना था। इसीलिए जॉन अब उस प्लेनेट यानी कि होम प्लेनेट की लोकेशन के बारे में पता करने लग जाता है, जिस दौरान शुरू में तो उसे काफी ज्यादा दिक्कत आती है, पर फाइनली कॉर्टाना की मदद से वो उस प्लेनेट की लोकेशन को ढूंढ ही लेता है और अपने सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वहां पर जाने का फैसला करता है। तब जाने से पहले वो एक बार हेस्ली के पास जाकर उसे भी इन सब चीजों के बारे में बताता है, जिसके बारे में जानने के बाद हेस्ली खुद भी उसके साथ उसके प्लेनेट में जाने का फैसला करती है। फिर जॉन, हेस्ली और कॉर्टाना के वहां पर से निकलने के बाद जॉन के साथ ही काय, जिसने जॉन को अपने इमोशन रोकने वाले डिवाइस को निकालते हुए देखा था, वो भी बाथरूम में जाकर बिल्कुल सेम जगह से अपने इमोशन रोकने वाले डिवाइस को भी निकाल लेती है, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलता। और इस डिवाइस को निकालते के साथ ही काय को अब इमोशन फील होने की वजह से काफी ज्यादा अच्छा लगने लग गया था। वहीं अब तक सोरेन और क्वान भी मेडिकल प्लेनेट पर वापस पहुंच गए थे, जहां पर छुपते छुपाते जैसे तैसे क्वान अपने पिता की जनरल अगाथा के पास पहुंच जाती है, जो क्वान को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। मगर क्वान के उसे विद्रोह के लिए वापस से मनाने की कोशिश करने पर वो क्वान को मना कर देती है, क्योंकि विंसर के आने के बाद हालात बहुत ज्यादा बदल चुके थे और विद्रोह की साजिश करने वालों को भी तुरंत ही मौत के घाट उतारा जा रहा था। अब इस बारे में क्वान अगाथा से और ज्यादा बात कर पाती कि उससे पहले ही वहाँ पर विंसर और उसके साथी पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से सोरेन और क्वान को तुरंत ही अपना मुंह छुपाकर वहाँ पर से निकलना पड़ जाता है।
वहीं दूसरी तरफ पीस प्लेनेट के लैब में मेरिंडा भी उस कीस्टोन के ऊपर रिसर्च करने की कोशिश कर रही थी, जिसके लिए वो जॉन के साथ ही काय और उसके एक और दोस्त को बुलाकर उन्हें कीस्टोन को छूने के लिए कहती है। लेकिन उन लोगों के कीस्टोन को छूने के बावजूद भी कुछ भी नहीं होता, जिससे मेरिंडा को भी ये चीज समझ में आ गई थी कि जॉन के अंदर कुछ न कुछ तो बहुत ज्यादा खास है। इधर जॉन भी हेस्ली के साथ फाइनली अब तक अपने प्लेनेट पर पहुंच चुका होता है, जहां पर जाकर जैसे तैसे उसने थोड़ी ही देर में अपने घर को भी ढूंढ लिया था, जिसके अंदर जाते ही उसे अपने बचपन की यादें अच्छे से आने लग जाती हैं, जिससे उसे याद आता है कि वो बचपन में अपने परिवार के साथ इस जगह पर बहुत ही हंसी खुशी रहा करता था और उसे ड्राइंग्स करने का बहुत ज्यादा शौक था। उसी दौरान एक दिन जब वो अपने घर के पास वाली एक गुफा के अंदर गया था, तो वहाँ पर उसे एक बहुत ही बड़ा कीस्टोन मिला था, जिसको जॉन के टच करते ही वो एक्टिवेट हो गया। इन सभी विजन्स को देखने के बाद जॉन को बचपन में अपने साथ हेस्ली भी दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद तो प्रेजेंट टाइम में जॉन के पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस हिसाब से हेस्ली उसको और उसके परिवार को और साथ ही उसके होम प्लेनेट के बारे में सब कुछ अच्छे से जानती थी, पर इसके बावजूद उसने आज तक जॉन को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। खैर फिलहाल के लिए जॉन भी इस बारे में हेस्ली से कुछ भी न कहकर सीधा उस गुफा में कीस्टोन के पास जाने लग जाता है, जिस दौरान हेस्ली खुद भी उसके पीछे पीछे आ गई थी और वो दोनों ही उस बड़े से कीस्टोन को देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान थे। वहीं दूसरी तरफ मेडिकल प्लेनेट पर विंसर को अब तक क्वान के इस प्लेनेट पर आने के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो फ्रैंको नाम के एक बहुत ही खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर करके उससे क्वान को जान से मारने के लिए कहता है। इधर क्वान और सोरेन को भी अभी तक समझ में आ गया था कि यहाँ पर इतनी आसानी से उनकी मदद कोई भी नहीं करने वाला, इसीलिए फिलहाल के लिए वो डबल प्लेनेट पर वापस जाकर इस प्लेनेट पर बाद में पूरी तैयारी के साथ आने का फैसला करते हैं। लेकिन अपने स्पेसशिप से थोड़ा सा दूर पहुंचने पर उन लोगों को पता चलता है कि उनके स्पेसशिप को कुछ गुंडे मवालियों ने चुरा लिया है और उन दोनों के उन लोगों के सामने जाने पर क्वान और सोरेन दोनों की जान को खतरा हो सकता था। इसी वजह से सोरेन काफी ज्यादा परेशान होने लग जाता है, क्योंकि बिना स्पेसशिप के वो किसी भी हालत में अपने ग्रह पर वापस नहीं जा सकते थे और इस प्लेनेट पर उनकी जान को वैसे भी पल पल खतरा बना हुआ था। तब क्वान सोरेन से उसे टेंशन ना लेने के लिए बोलकर अपनी मौसी सूजिन के बारे में बताती है, जो उनकी इस जगह पर से निकलने में मदद कर सकती थी और क्वान सूजिन की मदद से सोरेन को काफी सारे पैसे भी दिलवा सकती थी। ये बात सुनकर सोरेन भी उसकी बात मान जाता है और वो दोनों जैसे तैसे सूजिन के पास पहुंच जाते हैं। तब सूजिन क्वान को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और साथ ही वो क्वान की इस प्लेनेट से निकलने में मदद करने के लिए भी तैयार थी, मगर वो नहीं चाहती थी कि क्वान भी अपने पिता की तरह यूएनएससी के खिलाफ एक जंग का ऐलान करके बेफालतू की भड़क ले। इस चीज का रीजन क्वान को समझ में नहीं आ रहा होता, जिस पर सूजिन उसको बताती है कि एक टाइम पर उसके पिता भी एकदम नॉर्मली रहा करते थे, लेकिन एक दिन रेगिस्तान की तरफ जाने पर उनकी मुलाकात वहाँ पर रहने वाले कबीले मिस्टिक कबीले से हुई, जिसके अगले ही दिन उन्होंने यूएनएससी के खिलाफ जंग छेड़ दी। ये बात सुनने के बाद क्वान को काफी ज्यादा अजीब लगता है, पर वो इस बारे में सूजिन से कुछ और बात कर पाती उससे पहले ही फ्रैंको वहाँ पर पहुंचकर सीधा सूजिन को जान से मार देती है, जिसके बाद वो क्वान को जान से मारने के लिए उसके पीछे भी पड़ गई थी। लेकिन वक्त रहते सोरेन वहाँ पर पहुंचकर जैसे तैसे क्वान को बचा लेता है और वो दोनों सोरेन के द्वारा चुराई गई बाइक पर बैठकर वहाँ पर से सेफली निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उनकी बाइक खराब हो जाती है और उस समय पर सोरेन के हिसाब से उन्हें जल्दी से जल्दी इस प्लेनेट से निकल जाना चाहिए था। लेकिन उन मिस्टिक कबीले वालों के बारे में सुनने के बाद कौन वहाँ पर से नहीं जाना चाहती थी, बल्कि मिस्टिक कबीले के सरदार से मिलकर उस बात के बारे में जानना चाहती थी, जो जानने के बाद उसके पिता ने इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन यूएनएससी के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। इस बात से गुस्सा होकर सोरेन उसको एक हथकड़ी के साथ बाइक से ही बांध देता है और खुद उनके लिए किसी दूसरे व्हीकल का इंतजाम करने के लिए निकल जाता है। लेकिन उसके जाते ही एक पत्थर की मदद से कौन अपनी हथकड़ी को तोड़कर बाइक को थोड़ा सा आगे लेकर चली जाती है और बाद में सोरेन की एक गाड़ी लेकर वापस आते ही उसे करंट देते हुए बेहोश कर देती है। इधर जॉन के होम प्लेनेट पर मौजूद उस बड़े वाले कीस्टोन के बारे में हेस्ली ने बाकी सबको भी बता दिया था। इसी वजह से जल्दी ही वहाँ पर यूएनएससी के काफी सारे लोग उस कीस्टोन को लेने के लिए आ जाते हैं, जिस दौरान जैसे ही वो कीस्टोन को निकालने के लिए गुफा में मौजूद क्रिस्टल को तोड़ते हैं, वैसे ही उसमें से एक एनर्जी वेव निकलने की वजह से उन सभी लोगों के कान में दर्द होने लग जाता है। कीस्टोन से जुड़े होने की वजह से इस चीज का एहसास मैकी को भी हो गया था, जिसकी वजह से अब उसे फाइनली उस बड़े वाले कीस्टोन की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। खैर अभी तक जैसा कि जॉन को इस बारे में नहीं पता चला होता कि वो होम प्लेनेट से अपने यूएनएससी डिपार्टमेंट के पास कैसे पहुंचा था, इसी वजह से वो इसी बारे में सोचते हुए वापस से एक बार कीस्टोन को छूता है और तब जाके उसे याद आता है कि उसके बचपन के समय में इस प्लेनेट पर बहुत ही अच्छी बसावट हुआ करती थी और उसी समय हेस्ली एक बार अपने पति के साथ उस जगह पर घूमने के लिए आई थी। उस दौरान उसने जॉन को एक बच्चे की मदद करते हुए देखा था, जिससे ही उससे जॉन की ताकत के बारे में अंदाजा लग गया और बाद में उसने जॉन को किडनैप करके उसके दिमाग की सारी यादें मिटा दी। प्रेजेंट टाइम में ये सारी चीजें याद आने के बाद जॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि बचपन से स्पार्टन्स के सभी लोगों से यही झूठ बोला गया था कि उनके मम्मी पापा किसी दुर्घटना में मारे गए थे और बाद में यूएनएससी वालों ने उन्हें अडॉप्ट कर लिया। खैर तभी अचानक से जॉन के सामने हेस्ली पहुंच जाती है, जिसे देखते ही जॉन उसको मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है, मगर इस समय पर कॉर्टोना हेस्ली की जान बचाने के लिए जॉन को बेहोश कर देती है। इसके थोड़ी देर बाद जब जॉन को होश आता है तो आसपास चल रही चीजों को देखकर उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है। असल में अब तक मैकी की वजह से एलियंस भी उस जगह पर कीस्टोन को हासिल करने के लिए पहुंच गए थे और अभी के लिए यूएनएससी के स्पार्टन सोल्जर्स और एलियन के बीच में घमासान लड़ाई चल रही थी। ये
देखकर जॉन खुद भी लड़ाई के बीच में कूदकर अपने साथियों की मदद करने में लग जाता है और वो लोग एक एक करके सभी एलियंस को जान से मारना शुरू कर देते हैं। इस बीच कीस्टोन की पूरी जिम्मेदारी जॉन के ऊपर थी, पर तभी अचानक उसकी आंखों के सामने काय बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाती है और अभी इमोशंस को फील कर पाने की वजह से जॉन तुरंत ही कीस्टोन को जमीन पर छोड़कर काय की मदद करने के लिए चला जाता है। इसकी वजह से वो कीस्टोन एक एलियन के हाथ लग गया था, जिसे वो तुरंत ही अपने स्पेसशिप पर लेकर चला जाता है और स्पेसशिप को उस प्लेनेट से निकालने से पहले जमीन पर एक पॉड गिराता है, जिसके अंदर घायल हालत में मैकी मौजूद थी। तब जॉन मैकी को देखने के बाद तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए चला गया था और मैकी जॉन को देखने के बाद बेहोश हो चुकी थी। खैर अब काय और मैकी दोनों को ही रीच प्लेनेट के एक हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया जाता है, जहाँ पर मैकी मिरांडा से बातें करते हुए उसे बताती है कि मुझे बचपन में एलियंस ने किडनैप कर लिया था और तब से लेकर अब तक मैं उनके ही पास थी। इसके थोड़ी देर बाद जॉन मैकी के पास उन एलियंस के प्लेनेट की लोकेशन के बारे में पता करने के लिए जाता है, लेकिन मैकी उसे जो लोकेशन बताती है वहाँ पर बहुत ज्यादा ढूंढने के बावजूद भी उन लोगों को कोई भी प्लेनेट नहीं मिलता। वहीं जैसा कि कॉर्टाना प्रोग्राम को जॉन के अंदर डालने के बावजूद भी जॉन ने कीस्टोन को छोड़कर काय की मदद करी थी, इसलिए यूएनएससी के बड़े ऑफिसर्स कॉर्टाना को हेस्ली का फेल्ड एक्सपेरिमेंट बताकर उससे उसकी पोजीशन छीन लेते हैं और वो पोजीशन अब हेस्ली की बेटी मिरांडा को दे दी जाती है। इससे हेस्ली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिलहाल के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकती थी और अब ये उसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं था। कैरविस के थोड़ी देर बाद जॉन हेस्ली से मिलने के लिए एक इंटेरोगेशन रूम में जाता है, जहाँ पर जज ने हेस्ली को यूएनएससी के दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करने का ऑर्डर सुना दिया था और अभी उसके जाने से पहले जॉन हेस्ली से बातें करना चाहता था। तब वो हेस्ली से जानने की कोशिश करता है कि आखिरकार उसने इतने सारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद क्यों करी और क्या स्पार्टन्स बने बच्चों के माँ बाप ने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं करी। इस पर हेस्ली उसे बताती है कि उन लोगों तो कभी उनके बच्चे के किडनैप होने के बारे में पता ही नहीं चला था, क्योंकि वो बच्चों को किडनैप करने के बाद बच्चे जैसे दिखाई देने वाले एक क्लोन को उनके घर पर छोड़ दिया करते थे, जो कि कुछ दिनों के अंदर अंदर बीमार पड़कर मारा जाता था और उन बच्चों के माँ बाप को यही लगता था कि उनके बच्चों की मौत हो चुकी है। ये सारी बातें सुनने के बाद जॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और तभी वहाँ पर मिरांडा भी पहुंचकर इन सभी चीजों को सुन लेती है, जिससे अब उसे भी अपनी माँ के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब यहाँ पर से निकलकर जॉन सीधा मैकी के पास जाकर उसे बताता है कि एलियंस के प्लेनेट की जो लोकेशन मैकी ने उनको बताई थी वहाँ पर एलियंस का कोई भी प्लेनेट मौजूद नहीं था। इसके बावजूद मैकी अपनी बातों पर अड़ी रहती है, जिसकी वजह से जॉन को भी अब उसके ऊपर गुस्सा आने लग गया था। पर तभी अचानक जॉन की तबीयत खराब होने लगती है और वो अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर फील करने लगता है। तो मैकी उसको बताती है कि ये सब उसके बार बार कीस्टोन के साथ कांटेक्ट में आने की वजह से हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं कीस्टोन से उसका दिमाग लड़ रहा है। पर अगर जॉन अपने दिमाग को काबू करके उसे कीस्टोन से ना लड़ने के लिए मना ले तो कीस्टोन की मदद से एक तो उसे परम सुख का अनुभव हो सकता है और साथ ही उसी समय पर वो दूसरी कीस्टोन की लोकेशन के बारे में भी पता कर सकता है। ये बात बताने के बाद मैकी जॉन को ये भी बताती है कि कीस्टोन को वो खुद भी एक्टिवेट कर सकती है और आज तक उसने अपने अलावा ऐसा करते हुए सिर्फ जॉन को ही देखा है। ये बातें जानने के बाद जॉन वहाँ पर से मिरांडा के पास चला जाता है, जो उन दोनों के डीएनए को कंपेयर करते हुए बताती है कि उन दोनों के डीएनए का स्ट्रक्चर लगभग सेम है और वो कीस्टोन भी सिर्फ उन दोनों के छूने से ही एक्टिवेट होता है। ये बात सुनने के बाद जॉन को भी मैकी की बातों पर थोड़ा सा भरोसा होने लग जाता है और तुरंत ही कीस्टोन के पास जाकर वापस से उसे छूता है, जिस दौरान उसने जैसे तैसे अपने दिमाग के सभी थॉट्स को पूरी तरह से बंद कर दिया था, जिससे एक तरह से कीस्टोन के अंदर जॉन की तरफ से कोई भी इनपुट न जाने की वजह से वो एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर उसकी चेतना बहुत ही ज्यादा शांति महसूस कर रही थी और रियल लाइफ में उसकी बॉडी को दौरे टाइप आ रहे थे। सेम चीज मैकी के साथ भी हो रही होती है और उसकी चेतना भी जॉन की चेतना के साथ उसी जगह पर मिलती है। इसी बीच हेस्ली दूसरे प्लेनेट पर जाने के लिए अपने सामान को पैक कर रही थी, जिस दौरान वो मिरांडा से इमोशनल बातें करने का दिखावा करते हुए उसके बायोमेट्रिक के स्कैन को ले लेती है, जिससे वो पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी जाकर इस लैब में चल रही किसी भी चीज के बारे में कभी भी पता कर सकती थी। फिर वहीं मेडिकल प्लेनेट पर क्वान, जिसने अब तक सोरेन को बेहोश कर दिया था, वो उसकी गाड़ी को चुराकर रेगिस्तानी इलाके में मिस्टिक को ढूंढने के लिए निकल जाती है, जो उसे थोड़ी ही देर में मिलकर उसे अपने साथ अपनी लीडर के पास लेकर चले जाते हैं, जहां पर मिस्टिक कबीले की लीडर से बात करके क्वान को पता चलता है कि क्वान के पूर्वजों का इस प्लेनेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा था। असल में जब क्वान के परदादा इस जगह पर आए थे तो उस समय यहाँ खाने पानी की बहुत ज्यादा कमी थी, पर किसी तरह उसके परदादा ने कुएं को ढूंढ निकाला, जिसके पास जैसे ही वो अपनी प्यास बुझाने के लिए गए तो उनकी मुलाकात कुएं के अंदर मौजूद किसी अनजानी चीज से हुई और उस चीज ने उनसे इस प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा। अब उस कुएं के अंदर क्या है इस बारे में तो किसी को भी नहीं पता था, इसीलिए फिलहाल के लिए क्वान को इन सारी चीजों के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं हो रहा होता और वो मिस्टिक की लीडर के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है। तो मिस्टिक कबीले की लीडर उसे अपनी बातों पर यकीन दिलाने के लिए पास में चल रही आग को ट्रेडियम में कन्वर्ट करती है और क्वान को वो ट्रेडियम पीने के लिए कहती है। क्वान के ऐसा करते ही क्वान की चेतना वापस से जॉन की स्पेसशिप पे पहुंच जाती है, जो खुद किसी रोबोट की तरह अजीब सा बर्ताव करते हुए क्वान को वापस से मिस्टिक कबीले की लीडर के टेंट के पास लेकर आता है। और तब मिस्टिक कबीले की लीडर जॉन को क्वान से लड़ाई करने के लिए कहती है। उस लड़ाई के दौरान क्वान जॉन को बहुत बार हराने की कोशिश कर रही थी, मगर जॉन के बहुत ज्यादा ताकतवर होने की वजह से क्वान ऐसा नहीं कर पाती और जब क्वान का घमंड पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो जॉन उसे अपने साथ टेंट के बाहर मौजूद उस कुएं के पास लेकर जाता है, जो कुआं क्वान के परदादा ने ढूंढा था। क्वान को उस समय पर कुएं के पास अपने परदादा एक रोबोट से बातें करते हुए दिखाई दे रहे थे, जो क्वान को देखकर सीधा उसकी तरफ आने लग जाते हैं, जिस दौरान क्वान को पता चलता है कि क्वान के परदादा ने अपने मरने से पहले अपने बेटे को उस कुएं को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी दी थी, जिसके बाद क्वान के परदादा ने वही जिम्मेदारी क्वान के दादा को दी और ऐसे
करते करते ये जिम्मेदारी क्वान के पिता तक पहुंच गई। इसी वजह से आखिरी टाइम पर क्वान को उसके पिता दिखाई देते हैं, जो क्वान से बातें करते हुए क्वान को बताते हैं कि इस कुएं के अंदर दूसरी दुनिया में जाने का पोर्टल है, जिसे सिर्फ ट्रेडियम की मदद से खोला जा सकता था और किसी भी हालत में क्वान को इस कुएं के साथ साथ पूरे के पूरे प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने की जरूरत थी। ये बात सुनने के बाद क्वान भी इसके लिए मान जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि मिस्टिक कबीले वालों से मिलने के बाद उसके पिता ने यूएनएससी के खिलाफ इतनी बड़ी जंग का ऐलान क्यों कर दिया। इसी वजह से क्वान अब अपने प्लेनेट को फ्री करवाने का इरादा पक्का कर लेती है और रियल लाइफ में जागने के बाद मिस्टिक कबीले की लीडर का शुक्रिया करते हुए सोरेन की चुराई हुई गाड़ी को लेकर अपने पुराने वाले बेस की तरफ निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ सोरेन अभी तक अपने प्लेनेट ट्रबल पर पहुंच चुका था, जहां पर जाने के बाद वो रात में सोने से पहले अपनी बीवी को मेडिकल प्लेनेट पर हुई हर एक चीज के बारे में बताता है। और अभी फिलहाल के लिए सोरेन को लग रहा था कि अब तक विंचर के लोगों ने क्वान को पकड़कर उसको मौत के घाट उतार दिया होगा। इस पर सोरेन की बीवी उसको बताती है कि वो इस मामले में पूरी तरह से गलत है, क्योंकि विंचर ने अब तक क्वान के ऊपर रखे गए बाउंटी को 3 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसका मतलब कि क्वान अभी भी जिंदा थी। ये बताने के बाद सोरेन की बीवी सोरेन को गलत भी बोलती है, क्योंकि जॉन से क्वान की प्रोटेक्शन का वादा करने के बावजूद वो क्वान की जान को खतरे में डालकर उसे मेडिकल प्लेनेट पर अकेला छोड़कर वहां पर से आ गया था। अपनी बीवी से ये बातें सुनने के बाद सोरेन को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो क्वान की जान को बचाने के लिए मेडिकल प्लेनेट की तरफ वापस से निकल पड़ता है। वहीं विंसर क्वान के बारे में पता करते करते अगाथा के पास पहुंच गया था, जहां पर जाने के बाद वो उससे क्वान की लोकेशन के बारे में जानने की कोशिश करता है, जिस पर अगाथा उससे कहती है कि वैसे तो मुझे क्वान की लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर अगर मुझे क्वान की लोकेशन के बारे में पता होता तो भी मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं बताती। इस बात को सुनने के बाद विंसर अगाथा को जान से मारने वाला होता है कि तभी उसे उनके पुराने वाले बेस में किसी के घुसने के बारे में पता चलता है, जो देखकर वो समझ गया था कि पक्का वो इंसान कोई और नहीं बल्कि क्वान ही होगी। इसीलिए वो तुरंत ही अभी अगाथा को जान से मारने के बाद क्वान को जान से मारने के लिए अपने साथियों के साथ बेस की तरफ निकल पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ क्वान फिलहाल के लिए अपने बेस में अपने पिता के रूम में जाकर वहाँ मौजूद अपने दादा और अपने पिता के लेटर्स को देखने लग जाती है। उन लेटर्स के अंदर भी उन लोगों ने उस कुएं के बारे में ही बातचीत कर रखी थी और अब क्वान को समझ में आ चुका था कि उसका असली मकसद इस प्लेनेट और कुएं को प्रोटेक्ट करना ही है। तभी अचानक से वहाँ पर विंसर अपनी आर्मी के साथ पहुंच जाता है, जो क्वान को चारों तरफ ढूंढने लग गया था। पर उतने में ही वहाँ पर क्वान की मदद करने के लिए सोरेन भी पहुंच जाता है, जो विंसर के कई लोगों से लड़ाई करते हुए उन्हें जान से मारने के बाद जैसे तैसे क्वान के पास पहुंच ही गया था। पर अब तक विंसर और उसके सारे साथियों ने उस कैंप को चारों तरफ से घेर लिया था। तब क्वान के पास वहाँ पर से बचकर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, पर उस रास्ते के बारे में बताने से पहले वो विंसर को पास में पड़े एक सूटकेस को उठाने के लिए कहती है, जिसमें उनकी डील से भी बहुत ज्यादा पैसे थे और वो सारे के सारे पैसे सोरेन क्वान की जान बचाने के बदले में अपने साथ लेकर जा सकता था। इससे सोरेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तब क्वान सोरेन को बोलती है कि सोरेन को बाहर जाकर विंसर के लोगों से लड़ाई करते हुए उन्हें मौत के घाट उतारना पड़ेगा और वो खुद बंकर के बेसमेंट में जाकर बेस पर लगे हाइड्रोजन पावर मशीन को ऑन करेगी और बाद में विंसर और उसके लोगों को एक साथ खत्म करने के लिए उस मशीन में ब्लास्ट कर देगी। ऐसी सिचुएशन में उन लोगों के पास भी वहाँ पर से निकलने के लिए बहुत कम टाइम होगा, पर अभी पैसों को देखकर जोश में आने की वजह से सोरेन इस प्लान के लिए तैयार हो जाता है और बाहर जाकर विंसर के लोगों को एक एक करके मौत के घाट उतारना शुरू कर देता है। इसी बीच क्वान भी बेसमेंट में जाकर हाइड्रोजन पावर मशीन को ऑन कर देती है और ऊपर आकर मशीन में ब्लास्ट करते हुए सोरेन के साथ बाइक पर बैठकर वहाँ पर से निकल जाती है। इससे बेस के अंदर मौजूद विंसर और उसके सभी साथी पूरी तरह से खत्म हो चुके थे और अब मेडिकल प्लेनेट विंसेंट की कैद से पूरी तरह से आजाद था। पर जैसा कि क्वान को अभी भी मेडिकल प्लेनेट को यूएनएससी वालों से भी फ्री करना था, इसी वजह से वो सोरेन को अलविदा कहते हुए उसे पैसे लेकर वहाँ पर से जाने देती है और खुद वहाँ पर रहकर अपने पिता की तरह एक रेबेलियन ग्रुप बनाने का फैसला करती है। वहीं दूसरी तरफ रीच प्लेनेट पर जॉन और मैकी एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे, क्योंकि उस दुनिया से उनकी चेतना के वापस आने के बाद वो दोनों के दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। अब वैसे अपने बचपन के समय में मैकी किसी दूसरे प्लेनेट पर रहा करती थी, जहाँ पर यूएनएससी के दबाव की वजह से ब्रह्मांड पर मौजूद सारी के सारी कचड़े को उसी प्लेनेट पर फेंका जाता था और वहाँ रहने वाले सभी लोगों को कबाड़ियों की तरह कबाड़ खाने में काम करना पड़ता था। एक समय उसी प्लेनेट पर जब मैकी अपने दोस्त के साथ बैठकर अपनी पसंदीदा बुक को पढ़ रही थी, तभी अचानक यूएनएससी के गार्ड्स वहाँ पर आकर उन लोगों को काम करने के लिए बोलने लग जाते हैं, मगर मैकी के दोस्त के उन लोगों की बात न मानने की वजह से वो लोग गुस्से में आकर उसको वहीं पर मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद वो लोग मैकी को पकड़कर जबरदस्ती काम पर लगाने के लिए लेकर जाने लग गए थे, पर तभी उस प्लेनेट के ऊपर एलियंस हमला करके वहाँ पर मौजूद यूएनएससी के सभी गार्ड्स को जान से मार देते हैं। और फिर जब एक एलियन अपनी छड़ी को लेकर मैकी को जान से मारने के लिए उसके पास आता है, तभी अचानक उसकी छड़ी चमकने लग जाती है। तब अपनी छड़ी को चमकता हुआ देखकर एलियन इस बात को समझ गया था कि वो लोग मैकी की मदद से ही कीस्टोन को एक्टिवेट कर सकते हैं, इसलिए वो उस समय पर उसको जान से न मारकर अपने साथ अपने बेस पर लेकर चला जाता है और बचपन से लेकर बड़े होने तक मैकी वहीं पर रहती है। अब वैसे प्रेजेंट टाइम में बचपन में घटी हुई घटनाओं की वजह से मैकी यूएनएससी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वो किसी भी हालत में यूएनएससी को पूरी तरह से बर्बाद करके अपने दोस्त की मौत का बदला भी लेना चाहती थी, जिसकी वजह से ही वो अब तक एलियंस का साथ दे रही होती है। खैर भी थोड़ी देर के लिए जब मैकी जॉन के साथ घूमने के लिए बाहर जाती है, तो जॉन को मैकी से बात करके इस चीज की क्लैरिटी मिलती है कि दोनों कीस्टोन को आपस में जोड़ने से एलियंस को हेलो रिंग नाम की एक जगह में जाने का रास्ता मिल जाएगा, जहाँ पर जाने से उन लोगों के हिसाब से वो अमर हो जाएंगे। इसके साथ साथ कीस्टोन एक बहुत ही घातक हथियार भी था, जिससे किसी भी तरह की सिविलाइजेशन को एक बारी में पूरी तरह खत्म करा जा सकता है। दरअसल एलियंस इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत करते थे और वो कीस्टोन को आपस में जोड़कर
छोड़कर इंसानों को भी ब्रह्मांड से मिटाना चाहते थे। ये बात जानने के बाद जॉन काफी ज्यादा हैरान होकर एलियन से पहले उस दूसरे वाली की स्टोन को उनसे हासिल करने का फैसला करता है ताकि वो इंसानों की जगह एलियंस को ही पूरे ब्रह्मांड से मिटा सके। पर इसके लिए उससे मैकी की जरूरत थी क्योंकि मैकी उनके पास मौजूद की स्टोन को टच करके दूसरी की स्टोन की लोकेशन के बारे में पता कर सकती है। पर मैकी को की स्टोन को छूने की परमिशन दिलवाने के लिए पहले उसे यूएनएससी के लीडर से बात करनी पड़ेगी। इसीलिए वो थोड़ी देर बाद मार्गरेट और बाकी सारे यूएनएससी लीडर के पास जाकर उनसे इस चीज की परमिशन ले लेता है और रात में मैकी के पास जाकर उससे अगले दिन दूसरे की स्टोन को ढूंढने के लिए बोलता है। इस पर मैकी मान गई थी, पर फिलहाल के लिए अभी वो दोनों एक दूसरे को अपने सामने देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और पलंग तोड़ कुश्ती करना शुरू कर देते हैं। फिर रात में जॉन के सोने के बाद मैकी अपने नाखून में घुसे हुए एक हथियार को निकाल कर फेंक देती है क्योंकि असल में एलियंस ने उसे की स्टोन को लाने के साथ साथ जॉन को जान से मारने के लिए भी बोला था, मगर अब जॉन को पसंद करने की वजह से मैकी ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। अब वैसे इसकी अगली सुबह ही हेस्ली को भी 12 बजे से पहले टीच प्लेनेट को खाली करके दूसरे प्लेनेट पर जाना था, मगर अभी कॉर्टाना की मदद से उसे जॉन और मैकी के रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है, जो जानने के बाद हेस्ली अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाती है और सुबह जॉन के मैकी के कमरे से निकलने के बाद वो मैकी से कांटेक्ट करते हुए उससे बोलती है कि वो यूएनएससी की मदद दूसरे की स्टोन को ढूंढने में बिल्कुल भी ना करे क्योंकि यूएनएससी वाले बाद में उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करेंगे और बाद में कोई भी गड़बड़ होने पर सारा का सारा इल्जाम मैकी के ऊपर लगा दिया जाएगा। इससे बचने के लिए हेस्ली मैकी को ये रास्ता बताती है कि वो थोड़ी देर बाद अपनी स्पेसशिप को चालू करके रखेगी और उस समय पर किसी भी हालत में मैकी को जॉन के साथ उस की स्टोन को हासिल करके उसकी स्पेसशिप तक लाना पड़ेगा, जिसके बाद वो इस ग्रह से निकलकर किसी सेफ ग्रह पर चले जाएंगे। ये सारी बातें सुनने के बाद मैकी इस पर कोई भी जवाब नहीं देती और तब मैकी जॉन और की स्टोन को हासिल करने के लिए हेस्ली तुरंत ही अपने स्पार्टन्स के सभी सैनिक को कांटेक्ट करती है और उनसे कहती है कि ब्रह्मांड को बचाने के लिए तुम लोगों को मेरे ऑर्डर मानने पड़ेंगे और किसी भी हालत में मैकी जॉन और की स्टोन को मेरे पास लेकर आना पड़ेगा। तब जॉन की टीम के अंदर मौजूद स्पार्टन्स के अंदर कोई भी इमोशन न होने की वजह से वो तुरंत ही हेस्ली की बात को मान जाते हैं, मगर अब इमोशंस होने की वजह से काई इस बात को समझ पा रही थी कि उन्हें जॉन को पकड़ने के लिए उससे लड़ाई करनी पड़ेगी और एक दोस्त होने के नाते वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। इस बारे में समझ आती है हेस्ली तुरंत ही स्पार्टन से सबसे पहले तो काई को बेहोश करके उसे कैद करने के लिए बोलती है और काई के स्पार्टन साथी भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, जिसके बाद वो हेस्ली के ऑर्डर की वजह से जॉन और मैकी को पकड़ने के लिए निकल गए थे। खैर अब जैसा कि मैकी इस बात को भी जानती थी कि जॉन उसका सबसे ज्यादा खतरनाक स्पार्टन है और बाकी सारे स्पार्टन मिलकर भी उसको हरा नहीं पाएंगे, इसकी वजह से वो कॉर्टाना को जॉन के ब्रेन का 100% एक्सेस देकर उसके दिमाग के ऊपर कब्जा करने के लिए कहती है, जिससे जॉन तो मर जाता पर कॉर्टाना उसके ब्रेन में रहकर उसकी बॉडी को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाती। लेकिन जैसा कि कॉर्टाना के पास इंसान के जैसे सोचने समझने की शक्ति थी तो वो जानती थी कि ऐसा करना सच में काफी ज्यादा गलत है, इसीलिए वो ऐसा करने से साफ मना कर देती है। पर इसके बावजूद भी जब हेस्ली लगातार उसको फोर्स करने की कोशिश करती है तो कॉर्टाना हेस्ली के पास मौजूद सारे के सारे सीसीटीवी फुटेज के एक्सेस को बंद कर देती है और जॉन को हेस्ली के इरादे के साथ साथ उसको ये भी बता देती है कि जल्दी ही जॉन के स्पार्टन साथी उसको पकड़ने के लिए आने वाले हैं। ये बात सुनते ही जॉन तुरंत ही मैकी से मार्गरेट के पास जाकर उसे हेस्ली के बारे में सब कुछ बताने के लिए कहता है और साथ ही उससे मदद लाने के लिए बोलकर खुद अपने स्पार्टन साथियों से लड़ाई करने के लिए चला जाता है। अब जैसा कि जॉन ने उस समय पर अपना आर्मर नहीं पहन रखा था, इसी वजह से उसे अपने साथियों से लड़ाई करने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए बस फिलहाल के लिए वो अपने साथियों से लगातार पिटता जाता है। फिर एक समय पर जब जॉन की हालत बहुत ही बुरी हो गई थी और उसके साथी उसको पकड़कर हेस्ली के पास लेकर जाने वाले थे, उससे पहले ही वहाँ पर काई पहुंचकर जॉन की मदद करने लग जाती है और खुद ही अपने बाकी दोनों साथियों से लड़ाई करते हुए उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारने लग जाती है। इधर मैकी ने भी अब तक मार्गरेट के पास पहुंचकर उसे सारी चीजें बता दी थी, जो जानकर मार्गरेट उसकी मदद करने ही वाली होती है। पर तभी अचानक से वहाँ पर मिरांडा पहुंचकर मार्गरेट को मैकी के ऊपर भरोसा न करने के लिए कहती है, क्योंकि अब तक मिरांडा को मैकी के पेट्रोलिंग शिप पर किए गए अटैक के बारे में पता चल चुका था और उसके पास मैकी को दोषी साबित करने के लिए उस समय की सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद थी। इन सभी बातों को सुनने के बाद मार्गरेट को मैकी के एलियन का जासूस होने के बारे में पता चल जाता है और अब वो मैकी की कोई भी बात सुने बिना ही उसके ऊपर अपने सोल्जर से हमला करवाकर उसको घायल करवा देती है। इससे मैकी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो तुरंत ही पास में पड़े की स्टोन को छूकर उसको एक्टिवेट करती है, जिससे निकलने वाली एनर्जी भी इस बार इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि उसका असर ऊपर मौजूद यूएनएससी के सोल्जर के साथ साथ नीचे मौजूद बाकी सारे स्पार्टन्स और जॉन के ऊपर भी हुआ था। खैर अभी फिलहाल के लिए मैकी के की स्टोन को इस्तेमाल करने की वजह से जॉन एक बार वापस से मैकी और अपनी चेतना को उसी हेलो स्पेस के अंदर पाता है, जहाँ पर मैकी उससे गुड बाय बोलकर निकल गई थी और जॉन उस समय पर बेहोश हो गया था। खैर इसके थोड़ी देर बाद जब तक जॉन को होश आता है तब तक मैकी वहाँ पर से निकल चुकी होती है और डॉक्टर हेस्ली भी अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ पर से निकलने की तैयारी कर रही होती है। इधर जॉन अपने बाकी सारे साथियों को अब तक हेस्ली की सच्चाई के बारे में बता देता है कि किस तरह से उसने उन्हें बचपन में ही उनके माँ बाप से अलग कर उनके पूरे बचपन को बर्बाद कर दिया और उन्हें अपने इस्तेमाल के लिए किलिंग मशीन में कन्वर्ट कर दिया गया। ये बात सुनने के बाद काय को तो इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो हेस्ली के स्पेसशिप के उस जगह से निकलते वक्त स्पेसशिप पर छलांग मारकर उसके अंदर घुस जाती है, जहाँ पर जाने के बाद काय ने गुस्से में हेस्ली के
असिस्टेंट को तो तुरंत ही मौत के घाट उतार दिया था, मगर तभी हेस्ली उसको अपनी बातों में फंसाते हुए जैसे तैसे अपने एक स्पेस पोर्ट के पास पहुंच जाती है और उसमें बैठकर रीच प्लेनेट से आउट ऑफ रीच हो जाती है। इसके तुरंत बाद हेस्ली का मेन स्पेसशिप जमीन पर क्रैश कर जाता है, मगर उसके क्रैश होने से पहले ही किस्मत से काय ने अपने सूट को पहन लिया था, जिसकी वजह से नीचे गिरने पर भी उसकी जान बच जाती है। अब इसके थोड़ी देर बाद जॉन एलियन से उस कीस्टोन को वापस हासिल करने के लिए एलियन के प्लेनेट की लोकेशन के बारे में पता करना शुरू कर देता है, जिस दौरान मिरांडा के जॉन को मैकी की हरकत के बारे में बताने के बावजूद भी जॉन को मैकी के ऊपर पूरी तरह से भरोसा था और वो बस किसी भी तरह से एक बार मैकी के पास पहुंचकर उससे अकेले में बात करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ इन सब चीजों के बीच में एक प्लेनेट के ऊपर हेस्ली के होने के बारे में खबर मिलती है, जिसके बारे में पता चलता ही यूएनएससी के बहुत सारे सोल्जर जाकर उसको पकड़ लेते हैं और उसे यूएनएससी के हेडक्वार्टर में लाने के बाद मिरांडा उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। उस दौरान मिरांडा को हेस्ली से बातें करते हुए काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा था, जिसके थोड़ी देर बाद जब वो हेस्ली के पास से निकलती है तो हेस्ली की नाक से खून बहने लग जाता है। इसके बस थोड़ी देर बाद ही हेस्ली की मौत हो गई थी। ये चीज देखने के बाद मिरांडा को समझ में आ जाता है कि ये असली हेस्ली नहीं बल्कि उसका एक क्लोन थी। वहीं दूसरी तरफ जॉन भी अब तक अपने साथियों के साथ एलियन की प्लेनेट की लोकेशन का पता करके वहां पर जाने लग गया था। तब रास्ते में कॉर्टाना उससे बातें करते हुए उसको बताती है कि किस तरह से हेस्ली चाहती थी कि कॉर्टाना जॉन के दिमाग पर कब्जा करके उसे जान से मार दे और उसकी बॉडी को अपने हिसाब से हेस्ली के ऑर्डर पर कंट्रोल करे, लेकिन कॉर्टाना ने ये चीज सही न होने की वजह से इस चीज के लिए साफ इनकार कर दिया। इधर मैकी भी अब तक एलियन प्लेनेट पर पहुंच चुकी होती है, जिस दौरान उसके पास वो कीस्टोन होने की वजह से एलियन का सबसे बड़ा लीडर उसका स्वागत जोरों शोरों से करता है और उससे एक महान योद्धा का टाइटल भी दे देता है, जो मैकी अपने बचपन से चाहती थी। अभी मैकी भी इस पर खुश होने का दिखावा तो करती है, लेकिन कहीं न कहीं वो मन में काफी ज्यादा उदास थी, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि उसका असली भविष्य एलियंस के साथ नहीं बल्कि इंसानों और खासकर जॉन के साथ है। खैर इसके थोड़ी देर बाद एलियन दोनों की स्टोन्स को आपस में जोड़कर हालो के लोकेशन के बारे में पता करने की कोशिश करने लग जाते हैं, जिसके बारे में उन्हें मैकी के की स्टोन को छूकर एक्टिवेट करने पर ही पता चल सकता था। लेकिन अभी मैकी के की स्टोन को छूने से पहले ही अचानक वहाँ पर जॉन और उसके साथियों की एंट्री हो जाती है, जो हवा में ही अपनी स्पेसशिप से छलांग मारकर सीधा नीचे आ रहे थे। नीचे आने के बाद वो बहुत ही बुरी तरह से सभी एलियंस को मारना शुरू कर देते हैं, जिस दौरान एलियंस भी उनसे लड़ाई करने में पीछे नहीं हट रहे होते और उसी वजह से अभी काफी सारे एलियंस को मारने के बावजूद भी एलियंस की तादाद कम नहीं होती। फिर एक समय के बाद एलियंस जॉन और उसकी टीम के ऊपर भारी पड़ने लग जाते हैं, जिस दौरान जॉन और उसके साथियों को हारता हुआ देखकर मैकी तुरंत ही कीस्टोन के पास जाकर उसको टच करती है और अपने मन में एलियंस को ठिकाने लगाने का ख्याल लाती है। उसके ऐसा करते ही अचानक से कीस्टोन से एक बहुत ही भारी भरकम एनर्जी बीम निकलकर सभी एलियंस को काफी दूर उड़ाकर फेंकती है, जिसके अगले ही पल दोनों कीस्टोन के आपस में जुड़े होने के कारण उसमें से एक तेज रोशनी निकलकर आसमान में हालों का नक्शा बनाने लग गई थी, जिसे देखने के बाद एलियंस और इंसान दोनों ही काफी ज्यादा शॉक थे। खैर अभी कीस्टोन के एक्टिवेट होने की वजह से जॉन और मैकी वापस से उसी हालो वाली दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां जॉन मैकी से बातें करते हुए उसे वापस से नॉर्मल दुनिया में आने के लिए कहने लग गया था। लेकिन अब तक मैकी उसके साथ होने वाली सभी चीजों की वजह से बहुत ज्यादा बुरा फील करने लग गई थी और साथ ही अब उसका जीने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसे इसी दुनिया में शांति मिल रही होती है, उसी वजह से वो खुद वहाँ पर रुककर जॉन को भी वहाँ पर ही रुकने के लिए कहती है। पर अभी जॉन को उसको कोई जवाब देने से पहले ही अचानक मैकी की छाती से खून निकलना शुरू हो जाता है और मौके पर ही मैकी मारी जाती है। अब ये सब असल में रियल वर्ल्ड में जॉन के एक साथी की गलती की वजह से हुआ था, क्योंकि बीच लड़ाई के बीच में जॉन के स्टैचू बन जाने की वजह से वो काफी ज्यादा डर गया था, इसीलिए उसने जॉन की जान को बचाने के लिए मैकी को जान से मार दिया। इस बात से जॉन को बुरा तो लगता है, पर अभी जॉन के पास मैकी की मौत का गम मनाने का टाइम भी नहीं होता और फिलहाल वो होश में आते ही एलियन से वापस से लड़ाई करना शुरू कर देता है। अब वैसे अब तक मैकी के मर जाने की वजह से हालो का नक्शा भी आसमान से मिट गया होता है और अब उस नक्शे को सिर्फ जॉन की मदद से ही पाया जा सकता था। इसीलिए एलियंस का लीडर अपने साथियों से जॉन को जिंदा पकड़ने के लिए कहता है, जो सुनते ही काफी सारे एलियन सीधा जॉन की तरफ बढ़ना शुरू कर चुके थे। उस दौरान जॉन इस बात को समझ जाता है कि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होने के कारण वो अकेले इन एलियंस का सामना नहीं कर सकता और अगर वो हार जाता है तो एलियन कैसे न कैसे करके उससे कीस्टोन को एक्टिवेट करवाकर इंसानों को इस ब्रह्मांड से पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो कुछ देर तक सोचने के बाद वो तुरंत ही कॉर्टाना से उसके शरीर को टेक ओवर करके पूरी दुनिया को बचाने के लिए कहता है, पर क्योंकि इससे जॉन की मौत हो जाती, इसीलिए ये सुनकर पहले तो कॉर्टाना ऐसा करने से बार बार मना कर रही होती है, लेकिन जॉन के बहुत ज्यादा जिद करने पर उसे जॉन की बात को मानना ही पड़ता है। और अब जॉन के मरने के बाद कॉर्टाना उसके शरीर को टेक ओवर करके एलियंस को बुरी तरह से चुन चुन कर मारना शुरू कर देती है। इससे कुछ ही देर के अंदर अंदर वो लोग इस जंग को जीत जाते हैं, जिसके बाद कॉर्टाना पूरे के पूरे कीस्टोन को उठाकर उसे अपनी स्पेसशिप की तरफ लेकर जाने लग जाती है, जो इस बार एक्टिवेट नहीं होता क्योंकि फिलहाल के लिए जॉन के शरीर के अंदर कॉर्टाना मौजूद थी। हालांकि इस बारे में किसी और को कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन जब रीच प्लेनेट पर वापस जाते समय काय को जॉन पर शक होता है तो जॉन से पूछती है कि क्या तुम सच में
में जॉन हो, लेकिन जॉन के शरीर के अंदर छुपी हुई कोर्टाना इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाती और शांति से टीच प्लेनेट की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। अब वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में एलियंस और जॉन पूरी तरह से खत्म हो गए हैं या खतरा अभी भी बाकी है? सोचने वाली बात तो ये है कि अगर जॉन और मैकी दोनों ही मारे गए हैं तो क्या अब इस की स्टोन का इस्तेमाल पेपर वेट के तौर पर किया जाएगा? अगर नहीं तो इसको एक्टिवेट कौन और कैसे करेगा? यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अचानक से हेस्ली कहाँ पर गायब हो गई और क्या उसके पास जॉन को जिंदा करने का भी कोई प्लान है? माफ करना, इन सभी सवालों के जवाब मैं आप लोगों को इस सीरीज के नेक्स्ट सीजन में दे पाऊंगा, क्योंकि ये सीजन यहीं पर खत्म होता है। अब वैसे क्या इस सीरीज के नेक्स्ट सीजन को आप लोग देखना चाहते हो? मतलब कि क्या आप लोगों को इस सीरीज की कहानी पसंद आ रही है या फिर इस सीरीज को मुझे बीच में छोड़कर दूसरी सीरीज को शुरू कर देना चाहिए? अपना जवाब यस और नो में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और अगर हर बार की तरह इस बार भी इसके सेकंड सीजन को देखने के लिए सिर्फ 100 लोग भी कमेंट करते हैं तो मैं उन 100 लोगों के लिए भी इसके सेकंड सीजन को पक्का लेकर आऊंगा, वरना हम लोग कोई और सीरीज लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो यस या फिर नो लिखना बिल्कुल भी मत भूलना और अपनी बुरी आदतों को सुधारने के लिए बेटर हैबिट टीम के 14 दिनों के उस कोर्स को भी ट्राई करना। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।